देखिए प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, तो एकदम लाजिम है कि एक गुब्बारा है वो गोलाकार ही होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ऐसे गुब्बारे होते हैं जो गोलाकार नहीं होते हैं, वो बेलनाकार होते हैं। जब हवा उसमें हम हवा भरते हैं तो बेलन के आकार के लांग होते जाते हैं। लेकिन कुछ गुब्बारा ऐसे होते हैं जो गोलाकार होते हैं। हवा जैसे जैसे उसमें भरा जाता है तो उसमें गोलक के रूप में, गोलाई के रूप में वृद्धि होती रहती है उसमें। तो कह रहा है कि एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, तो उनका परिवर्तनशील व्यास दिया है। गुब्बारे का व्यास कह रहा है कि 3/2 ब्रैकेट में 2x+1 है, यानी जो गुब्बारा है उसका व्यास इतना है, ठीक है। इसके अनुसार वो परिवर्तन हो रहा है। तो x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर बताइए। आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो गुब्बारा जो है गोलाकार है, तो गोले का आयतन होता है, गोला का आयतन लिख सकते हैं या गुब्बारा का आयतन। गुब्बारा का आयतन इक्वल टू v, और v होता है 4/3 पाई r3। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। तो गुब्बारा जब गोलाकार है तो हम ऐसे कर देंगे, v बराबर 4/3 पाई r3। और देखो, जबकि r के मान हमको पता नहीं है, हमको d का मान पता है। जबकि आप जानते हैं कि किसी भी गोले का त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, यानी व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो आप d की जगह पर लिख सकते हैं 2r, ठीक है। तो इनकी जगह पर 2r नोट कर दिए, और 3/2 ब्रैकेट में 2x+1 है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4, यानी ये नीचे चला जाएगा और ब्रैकेट में 2x+1 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जबकि यहाँ पर r की वैल्यू मिल गई और प्रश्न कह रहा है कि जो गुब्बारा के आयतन में परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। हाँ, तो प्रश्न में लिखा है कि जो गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन हो रहा है x के सापेक्ष हो रहा है। और देखो x हमारे त्रिज्या में दिया गया है, यानी व्यास में भी है, और व्यास को हमने त्रिज्या में कन्वर्ट किया तो त्रिज्या में x है, ठीक है। तो x के सापेक्ष हम आयतन का अवकलन कर देंगे, यानी आप लिखेंगे v का अवकलन x के सापेक्ष, ठीक है। बट x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो उसके पहले आप v में तो x दिख नहीं रहा है, यानी v में r की वैल्यू पुट कर लेंगे। यानी आप ऐसे नोट कर सकते हैं v = 4/3 पाई, और r की जगह पर क्या लिखना है हमको, यह पूरा लिखना है। तो देखो, इनको रखेंगे तो 3/4, इनका भी हमको क्यू करना होगा क्योंकि r का क्यू है, आयतन में r का क्यू है, तो इनका क्यू हो गया। और पुनः इनको भी तो रखेंगे 2x+1, इनका भी क्यू लिख दिया जाएगा, तो ये पूरा v हो गया, ठीक है। वैसे देखो तो यहाँ भी इसका एक पावर है, या इनको एक साथ लिखेंगे, जब गुणा करेंगे तो ऐसे लिख देंगे 4/3, और गुणे इनको लिखेंगे 3/4 और 3/4, 3 राउंड, क्योंकि 3 पावर है। और पाई ब्रैकेट में 2x+1 का पावर। अब देखो तो इस 4 से कट गए और इनसे ये निगलेक्ट हो जाएंगे, तो जो बच गया ये दोनों बचे हैं 9/16 हो जा रहा है। आप यहाँ लिख देंगे v की वैल्यू 9/16 ब्रैकेट में 16 पाई ब्रैकेट में 2x+1 का पावर 3। यानी अब इनका हम क्या करेंगे, v का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, यानी आयतन का हम अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि जो, तो यहाँ देखिए, तो dv/dx, तो v की जगह पर तो हम ये नोट कर लेंगे 9/16 पाई और ब्रैकेट में 2x+1 का क्यूब,
ठीक है। और यक्स dx यानी यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो आप क्या करेंगे, 9/16 पाई को कॉमन कर देंगे, dy/dx 2x + 1 का होल क्यूब। तो 9/16 तो कॉमन है, 9/16 पाई। तो इनको t मान के निहित फलनों के अवकलन जैसा इसका अवकलन करेंगे। तो अगर t मान लेंगे तो पूरा एक फंक्शन हो जाएगा, तो t के पावर 3, यानी इसका अवकलन करेंगे तो 3 आगे हो जाएगा और 2x + 1 का 2 घात, और अंदर वाला का अवकलन करोगे तब 2 + 0, 2x का अवकलन 2 और 1 का 0। तो देखो यहाँ तो इनसे कटेंगे नहीं, तो 2 इनसे गुणा कर लेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, सॉरी 3 है ना, 3 9 से गुणा करेंगे तो 27 पाई/16 और ब्रैकेट में 2x + 1 का होल वर्ग। लेकिन अभी देखो यहाँ 2 बचा हुआ है, तो इस 2 से 16 कट जाएंगे 8 राउंड में, यानी हो जाएगा 27/8 पाई ब्रैकेट में 2x + 1 का होल वर्ग। तो जो गुब्बारे का आयतन है वो किस दर से बढ़ रहा है, 27/8 पाई 2x + 1 का होल वर्ग। तो गुब्बारा का आयतन बढ़ रहा है, तो आयतन होता है cm³ प्रति सेकेंड, यानी इस दर से गुब्बारे का आयतन बढ़ रहा है। अगर गुब्बारे में आप हवा भरते जाएंगे, ठीक है, तो हवा भरने पर वो फूलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा। तो किस दर से परिवर्तन होगा, तो इस दर से परिवर्तन होगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व किया गया। अगले प्रश्न में 14 कह रहा है कि एक पाइप से रेत गिर रही है। एक पाइप है, मान लीजिए कभी कभी हम किसी ऊंचाई से, ऐसे ऊंचाई से, छत से या किसी भी स्थान से जब हम पाइप के माध्यम से कुछ वस्तु नीचे गिराते हैं, या बहुत जो डंपर हैं, सब गाड़ियां चल रही हैं जिसमें गिट्टी बालू आदि को मिलाया जाता है और पुनः वो गिराने का काम करता है, तो एक पाइप के माध्यम से गिराया जाता है। तो जब मान लो ये रेत इस पाइप के माध्यम से रेत इसमें से भरा गया और यहाँ से गिरना शुरू करता है, तो ऐसे सिंपल नहीं गिरता है, जैसे जहाँ पर गिरता है तो कुछ ऐसी आकृति बनाता है, शंकुआकार बनाता है, ठीक है। यहाँ टार्च की बात नहीं है, हम मिट्टी को गिरा रहे हैं, मतलब रेत गिर रहा है तो नीचे का एरिया फैलता जाता है और वो ऊपर ऐसे चौक के ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, नीचे का एरिया कुछ ज़्यादा कवर करता है, ठीक है। तो इस प्रकार मान लीजिए यहाँ से रेत गिर रहा है, तो ये जैसे कि मान लीजिए कंपाइन से धान की कटाई होती है, गेहूं की कटाई होती है, तो जब कंपाइन टाली में या किसी भी मैजिक में गिराता है जब धान को, तो क्या वो शंखवाकार बनाता है, नीचे का क्षेत्रफल उसका बढ़ता जाता है और ऊपर उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो कुछ ऐसे होता है। तो यही कह रहा है कि जब हम पाइप से रेत गिराते हैं तो 12 सेंटीमीटर³ प्रति सेकेंड की दर से गिर रहा है। जो गिर रहा है किस दर से गिर रहा है, ऐसे 12 सेंटीमीटर³ प्रति सेकेंड के दर से गिर रहा है, यानी उसका आयतन दिया है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर प्रति यानी क्यूब प्रति सेकेंड वो आयतन दे रहा है। कह रहा गिरती रेत जमीन पर एक शंख बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। अब देखो ये जो ऊंचाई है इसकी त्रिज्या का 6वां भाग है। अगर त्रिज्या 6 होगी तो उसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो रेत से बने शंख की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है हमको ज्ञात करना है। ऊंचाई कैसे बढ़ रही है ये हमको ज्ञात करना है। मतलब पहले तो हम लिखेंगे माना किसी क्षण, ठीक है, किसी क्षण या टी समय, यानी किसी क्षण मतलब टाइम, क्षण टी है, टाइम लग रहा है टी समय में, ठीक है। किसी क्षण शंख की ऊंचाई h है, ठीक है, और त्रिज्या r है।
त्रिज्या आर है। ठीक है, तो किसी क्षण शंख की ऊंचाई h और त्रिज्या r है उसकी। ठीक है, तो प्रश्न के मुताबिक यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं, प्रश्न कह रहा है कि जो त्रिज्या है ऊंचाई की 6 गुनी है, या ऊंचाई त्रिज्या का 6ठा भाग है। यानी आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि h बराबर r/6, h जो है त्रिज्या का 6ठा भाग है। तो या इसको इससे गुणा कर देते हैं तो r की वैल्यू हो जाएगी r बराबर 6h। r अकेले ऊंचाई का 6 गुना है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको नोट करके रखेंगे। जबकि हमको ज्ञात करना है क्या भाई, ज्ञात करना है dh/dt, dh यानी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ऊंचाई में कैसे परिवर्तन हो रहा है, तो dh/dt हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो जो शंख है, ये जो मिट्टी का बालू रेत का ढेर गिर रहा है, शंख की आकृति बना रहा है। तो शंख की आकृति बना रहा है, तो शंख का आयतन ऑलरेडी दिया हुआ है। जब पाइप से जब रेत गिरता है तो किस दर से बढ़ता है, तो 12 cm³ प्रति सेकेंड के दर से बढ़ता है। ठीक है, तो आयतन दिया हुआ है, यानी dv/dt की वैल्यू दी गई है 12 cm³ प्रति सेकेंड। ठीक है, हमको ज्ञात करना है dh/dt, यानी ऊंचाई की दर ज्ञात करनी है, ऊंचाई कैसे बढ़ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर शंख के आयतन, शंख का आयतन का अवकलन करेंगे। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h। ठीक है, तो आइए v = 1/3 पाई r² h, तो v = 1/3 पाई, r को हटा दो भाई, तो देखो r के मान यहाँ क्या हमने नोट किया, तो 6h का वर्ग और एगो h तो है ये है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं v = 1/3 और इसको वर्ग करो पहले, 1/3 पाई 36h² × h। ठीक है, इसका वर्ग कर दिया गया, तो v की वैल्यू हो जाएगा 1/3 पाई 36h³, या 3 से कटेगा ना, 12 राउंड में 36, तो v बराबर 12 पाई h³। अब इसका अवकलन करते हैं हम t के सापेक्ष। v का अवकलन t के सापेक्ष, प्रश्न यानी जो आयतन ये बढ़ रहा है, रेत पाइप से गिर रही है यह, तो हर क्षण बढ़ रहा है, पल भर में बढ़ रहा है, धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, मिट्टी गिरता जा रहा है। तो ठीक है, तो हम उसके आयतन में वृद्धि टाइम के सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष हो रहा है, तो v का अवकलन t के सापेक्ष, यहाँ लिखेंगे dv/dt। ठीक है, तो d/dt और ये है 12 पाई h³। ठीक है, इसका मान तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया है 12 cm³ प्रति सेकेंड, तो यहाँ 12 लिख देंगे। इसका अवकलन करो, तो इसका अवकलन 12 पाई और 3h² और dh/dt। तो देखो यहाँ से तो 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, और देखो 3 पाई h² और dh/dt। तो इसको इसके नीचे ट्रांसफर कर दो भाई सब, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई h² और dh/dt। तो यहाँ पर 1/3 पाई r h की वैल्यू दी गई है, प्रश्न में लिखा है कि जबकि उसके
तो डी एच बट्टे डी टी, तो डी एच बट्टे डी टी की वैल्यू में इसका वर्ग 16 हो जाएगा, और 16 3 से गुणा किया कर दे तो 48 पाई। अब देखो उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, किस दर से वृद्धि हो रही है, यानी 1/48 पाई सीएम प्रति सेकेंड, यानी इस दर से वो शंक्वाकार ढेर जो लगता जा रहा है, मिट्टी गिरती जा रही है, उसकी ऊंचाई इस दर से बढ़ रही है। आपका ये सलूशन हो जाएगा। 15 नंबर के प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पाद, एक वस्तु है यानी किसी प्रकार की वस्तु है, उसमें से x इकाई कितना उस पर कीमत उसको बनाने में तैयार किया गया है, यानी x को बनाने में कितना रुपये लगा है, यानी उसको cx से डिनोट किया है। कह रहे cx की वैल्यू है 0.007 x³ माइनस 0.003 x² और प्लस 15x प्लस 4000। कह रहा है इनसे प्रदत्त है तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पाद किया गया, यानी एक्चुअल वैल्यू हमको बताना है कुल कितना रुपए खर्च हुए बनाने में, जबकि 17 इकाई यानी 17 वस्तुओं का निर्माण किया गया है। 17 को मानो एक ही प्रकार की 17 वस्तु बनाई गई हैं, तो उसको बनाने में कुल कितना रुपए लगा, ठीक है, तो ये हमको पता करना है। तो देखिए अगर एक वस्तु बनाते हो तो x की वैल्यू 1 होगी, 2 वस्तु बनाते हो तो x की वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ पर 17 की बात की गई है, यानी x का मान 17 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप तुरंत नहीं रखेंगे, सीमांत वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसका एक बार अवकलन करेंगे, लिखेंगे c का अवकलन x के सापेक्ष। तो देखो तो डी सी बट्टे डी एक्स, तो इन सभी का अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स 0.007 x³ माइनस डी बाई डी एक्स 0.003 x² और प्लस डी बाई डी एक्स 15x और प्लस डी बाई डी एक्स 4000, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं इनका अवकलन आगे आएगा ना गुणा करने, तो 21 बट देखो क अंक पर है, दशमलव कितने अंक पर लगा है, 3 अंक देंगे, तो देखो इनका अवकलन कितना हो रहा है यहाँ से, तो ये आगे x जो q है तो 3 जो आगे आकर इनसे गुणा कर लेगा तो 0.7 हो रहा है ना, लेकिन 3 नंबर पर दशमलव है तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाओगे तब दशमलव के बाद 3 नंबर पूरा हो रहा है, और यहाँ x² हो जाएंगे माइनस, ये माइनस है तो 0 पॉइंट, अब ये इनसे गुणा कर लेगा, आगे आएंगे x² का अवकलन 2x तो 0.06x प्लस यहाँ पर 15 हो जाएंगे, इनका अवकलन 0 हो जाएगा, उसको समाप्त कर देना है। तो डी सी बट्टे डी एक्स, जबकि डी सी बट्टे डी एक्स और x का मान दिया है 17 इकाइयों का हमको मूल्य ज्ञात करना है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 0.021 और 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 गुणे 17 प्लस 15। तो इनको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए तो 0.021 गुणे 17 का जब वर्ग कर देंगे तो 289 माइनस 17 का 6 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 102, ठीक है, प्लस 15। अब देखो इनको आपस में गुणा कर लेना है, तो इनको जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.6.069, ठीक है, 3 नंबर पर दशमलव था, गुणा करके आप देख लेंगे तो इतना आएगा माइनस 0.102 और प्लस
15। तो इस धनात्मक को धनात्मक में जोड़ लीजिए, तो 6 में जब 15 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 21.069 और माइनस 0.102 को माइनस कर देंगे इसमें। तो आओ माइनस करके देखो, 21.069 में 0.102 को घटाना है, तो जब इसमें घटाओगे तो यहाँ 7 बच गया, ये 6 और 1 यहाँ 0 में तो माइनस नहीं हो रहा, तो इससे नंबर ले लिया, 10 में 1 9 यानी 20 आ गया आपका 20.967। ये सीमांत मान आपको मिल गया, यानी 17 इकाइयों का कुल लागत 20.967 ऐसे होंगे। ठीक है, ऐसे आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं।